डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली, उसका जो सामान्य जो परिचय है या जीवन परिचय है उसके बारे में चर्चा करें। ये जो निकोलो मैकियावेली पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है। यह राजनीति विज्ञान के आधुनिक युग का जनक माना जाता है, या दूसरे शब्दों में कहे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक निकोलो मैकियावेली है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को जन्म दिया था, प्लेटो का जो शिष्य था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान जो हम देख रहे हैं वर्तमान में, उसको व्यवस्थित करने में या उसकी जो नींव रखने में युग शिशु के रूप में रहते हुए उसकी तह तक जाकर के, सतह तक जाकर के गहराई से जो अध्ययन है वो निकोलो मैकियावेली करता है। इटली के फ्लोरेंस नगर का ये निकोलो मैकियावेली विलक्षण प्रतिभा का धनी, जिसको पाश्चात्य राजनीति विज्ञान में इटली का चाणक्य कहा जाता है, इटली का चाणक्य कहा जाता है, उसकी विवेचना आज हम इसमें करेंगे। ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी, और सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, कोटा विश्वविद्यालय सहित भारत के विभिन्न प्रांतों तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन होता है। निकोलो मैकियावेली को केवल यहीं तक सीमित नहीं किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस का आपका कोई भी सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, वो चाहे यूजीसी हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एचपीएससी हो, कोई भी हो, प्रत्येक पीएससी में यह प्रतियोगी परीक्षा में, चूंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का ये जनक है, और राजनीति विज्ञान के जनक का जिस पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान है, तो निश्चित रूप से उसको पूछा जाता है। आज निकोलो मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चूंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है, अपने आप में राजनीति विज्ञान का दीप्त और जाज्वल्यमान सूर्य है, तो सूर्य को अपन दीपक दिखाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य की अलौकिक प्रभा में, उस समय आप खड़ा रह करके उसकी जो रश्मि है, उसकी जो किरणें हैं, तो उस किरणों से आप प्रकाशमान और लाभान्वित हो सकते हैं। हमने इसको वीडियो बनाने से पूर्व जो इनके द्वारा लिखा गया है, जो कि नेट पे या विभिन्न पुस्तकों में उल्लेखित है, उसको जो पढ़ा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे। 3 मई 3 मई 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में मैकियावेली का जन्म होता है। इसके माता पिता बहुत सामान्य होते हैं, फलतः मध्यम परिवार में मैकियावेली का जन्म होता है।
उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसके पिता उसी फ्लोरेंस नगर में ही प्रारंभ करवाते हैं और उसकी ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है वो पूर्ण होने पर, यानी कि समुचित शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब मैकियावेली 25 वर्ष की आयु का होता है, तब वो फ्लोरेंस गणराज्य में ही विदेश विभाग के एक लिपिक पद पर कार्यरत होता है, अर्थात वह अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करता है। मैकियावेली विदेश विभाग के लिपिक पद पर रहते हुए अपनी योग्यता, सीधी सी बात है, यदि कोई प्रतिभावान कुशल राजनीतिज्ञ और कार्यक्षमता रखने वाला अपनी योग्यता एवं राजनीतिक सूझबूझ और परिश्रम के कारण वो अपने राज्य इटली के फ्लोरेंस गणराज्य के द्वितीय सचिव के पद, कहां तक? द्वितीय सचिव पद तक, द्वितीय सचिव पद तक अपनी कार्यकुशलता, योग्यता, परिश्रम और राजनीतिक सूझबूझ के कारण वो वहां तक पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में 1512 तक वहां पर कार्य करता है। अब तक 1512 तक, यहां पर समझने योग्य ये बात है कि 1512 में वह सत्ता परिवर्तित हो जाती, तो 1512 तक वह कार्यरत रहते हुए 23 बार विदेश यात्राएं करता है। 23 बार विदेशी यात्राएं करता है, यूरोप के विभिन्न देशों में यात्राएं करता है और जहां भी जाता है अपनी राजनीतिक सूझबूझ, कूटनीति, डिप्लोमेसी, अथक परिश्रम और कार्यकुशलता की वहां पर छाप छोड़ता है। निकोलो मैकियावेली यूरोप के विभिन्न देशों में वो ब्रिटेन जाता है, फ्रांस जाता है, स्पेन जाता है, विभिन्न राज्यों में जाता है और वहां की व्यवस्थाओं का तह तक जाकर के, सतह तक जाकर के वो अध्ययन भी करता है और वो वहां की व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करता है। समझ लो वो ब्रिटेन में जाता है तो वहां पर ब्रिटेन का जो निरंकुश शासन है, ब्रिटेन का निरंकुश शासन किस प्रकार विकास कर रहा है उसके बारे में वो सतह तक जाकर के समझने की कोशिश करता है। निकोलो मैकियावेली वहां की व्यवस्थाओं और राजनीतिक सूझबूझ और निरंकुश शासन होने के कारण किस प्रकार बहुआयामी और तीव्र गति से जो विकास हो रहा होता है
उस विकास को समझने की चेष्टा करता है या उसका प्रयास करता है। जब वह वापस अपने फ्लोरेंस नगर आता है तो वहां की जो व्यवस्थाएं है वो देखता है तो उसके मन में खिन्नता उत्पन्न होती है, निरंकुशता के भाव आते हैं, क्योंकि जो फ्लोरेंस का वो बिखराव देखता है। इटली का एक छोटा सा राज्य था, पास स्थित मिलान हो, नेपल्स हो, रोमन चर्च राज्य हो, तो प्रत्येक में वो देखता है जो बिखराव का जो भाव होता है उससे वो आहत होता है। जब वो दूसरे राज्यों में जाता है, वहां की व्यवस्थाएं देखता है, तो विदेश विभाग में रहते हुए प्रारंभिक कालखंड में वो गृह विभाग में भी रहता है। गृह विभाग और विदेश विभाग दोनों विभागों में रहते हुए निकोलो मैकियावेली जो प्रयास करता है वो निश्चित रूप से बहुत समझने योग्य है, क्योंकि कालांतर में उन्हीं को वह प्रयोग के रूप में करता है। कालांतर में विश्व के मुसोलिन, हिटलर जैसे जो लोग हैं वो इसी मैकियावेली के चिंतन से प्रभावित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यह तह तक जाकर के वह इस प्रकार का अध्ययन करता है। कालांतर में 1512 में बाकी सत्ता है वो परिवर्तित हो जाती है। जब सत्ता परिवर्तित होती है तो स्वाभाविक रूप से मैकियावेली की सेवाएं समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वो 15 वर्ष तक समाज सेवा, लेखन, इसी प्रकार के कार्य करता है। और वो उस समय जब उसका वहां से निष्कासित हो जाता है, सेवाएं जब निलंबित हो जाती है, तब वह निष्कासित जीवन के कालखंड में यूनान के ग्रंथ तथा प्राचीन रोमन ग्रंथों का अध्ययन करता है। पूर्व अध्ययन की तह तक जाकर के उसको समझने की चेष्टा करता है और इस प्रकार का प्रयास करता है। वो 10 पुस्तक इतिहास की व्याख्या, प्राचीन रोमन इतिहास की व्याख्या के रूप में वो उसकी व्याख्याएं करता है। और इसी कालखंड में वह कई पुस्तकों की रचना करता है। उसमें उसकी जो 3 कृतियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कृतियां हैं। 3 जो उसकी कृतियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कृतियां हैं। वो है आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास, और द प्रिंस। इन तीनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ा जाता है। कालांतर में इसका प्रकाशन भी पूर्ण रूप से हो जाता है, मित्रों के सहयोग से करते हैं। तो द प्रिंस जो कृति है उसमें वो कई प्रकार की जो
प्रयास करता है, उन प्रयासों में किस प्रकार वो मानव स्वभाव का वर्णन करता है, उसके बारे में अपन आगे पढ़े। तो मैकियावेली 15 वर्ष तक समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए 58 वर्ष की आयु अर्थात 21 जून 1527 को इसका निधन हो जाता है। इटली के इस चाणक्य ने न केवल इटली बल्कि रोमन छोटे छोटे राज्य जो उस समय बिखराव के कगार पर थे, उनके लिए बहुत कुछ कहते हैं कि यदि मैकियावेली नहीं होता तो इटली का एकीकरण भी नहीं होता। वो चाहे बिस्मार्क हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिन हो, सभी इसके चिंतन से प्रभावित थे। उसने द प्रिंस नामक कृति में शासक को जो परामर्श दिए हैं, उसमें राज्य को सर्वोच्च मानते हुए जो उसने प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और वंदनीय है। साध्य ही साधनों का औचित्य होगा, साध्य ही साधनों का औचित्य होगा। साध्य ही साधनों का औचित्य होगा, साध्य ही साधनों का औचित्य होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात साधन सदैव आदरणीय रहेंगे। व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति हरणकर्ता को नहीं। इस प्रकार के चाणक्य की तरह जो मैकियावेली ने जो कथन दिए हैं, उसका आधुनिक राजनीति विज्ञान बहुत ऋणी है। अब हम यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे कि मैकियावेली को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, या ऐसे कौन कौन से कारक थे जिससे प्रभावित होकर के मैकियावेली ने यह चिंतन दिया। प्रभावित करने वाले कारक, उसके चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सबसे पहले है निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। देखिए 16वीं शताब्दी में जब इटली के फ्लोरेंस नगर के विदेश सेवा के सचिव पद पर रहते हुए मैकियावेली ब्रिटेन के प्रवास पर जाता है, तो वहां के निरंकुश राजतंत्र के बारे में वो देखता और तह तक जाकर के उसको समझने की चेष्टा करता है। इंग्लैंड के हेनरी सप्तम, फ्रांस के लुई एकादश, स्पेन के फर्डिनेंड, ये जो तीनों शासक थे, इन तीनों शासकों के राज दरबार में मैकियावेली का जाना हुआ। वो वहां पर देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्र
में ब्रिटेन का, फ्रांस का और स्पेन का बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है, क्योंकि निरंकुश शासन के कारण वहां की जो जनता थी उनमें भय था। शासक के निरंकुश आचरण के कारण भययुक्त परिवेश था, लेकिन घृणित नहीं था। मैकियावेली प्रिंस में शासक को दिए गए उपदेश में भी ये बात कहता है। तो मैकियावेली देखता है कि ये जो शासक है ये अपने निरंकुश तंत्र के कारण बहुत तीव्र गति से वहां के शासन तंत्र का विकास कर रहे हैं, और ये जो यूरोप के देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ये शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके सामने आ रहे थे। और इधर जो फ्लोरेंस था, फ्लोरेंस एक छोटा सा गणराज्य था, वहां नेपल्स भी था, मिलान भी था, वेनिस भी था, रोमन चर्च राज्य भी था। इस प्रकार छोटे छोटे इटली के 5 जो राज्य थे, इनमें निरंकुश राजतंत्र नहीं थे। तो मैकियावेली यहां आकर के जब देखता था, जब भी वो फ्लोरेंस वापस आता था किसी यूरोप के अन्य देश जैसे ब्रिटेन, स्पेन या फ्रांस किसी का दौरा करके वापस जब आता था, वो 23 बार इन देशों के दौरों में गया। पुनः जब ये वापस आता था तो उसके मन में घोर निराशा, और घोर निराशा इस प्रकार भी आती थी कि इटली बहुत कमजोर, निर्बल, अविकसित, इस प्रकार का परिदृश्य जब देखता था तो उस खिन्नता के कारण मैकियावेली के मन में ऐसा भाव आया। आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के बाद में जब द प्रिंस पुस्तक जब ये लिखता है, उसके अंतर्गत वो इस निरंकुश राजतंत्रों से प्रभावित होकर के, इन निरंकुश राजतंत्रों से वो प्रभावित होकर के किस प्रकार इटली में भी निरंकुश राजतंत्र की स्थापना चाहता था, हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैकियावेली, जो निकोलो मैकियावेली था, वो कौन कौन से कारकों से प्रभावित हुआ, या उसका जो चिंतन है, उसका जो दर्शन है, या तत्कालीन कालखंड में उसने समाज सेवा करते हुए जो लेखन कार्य दिया, कालांतर में न केवल इटली न केवल फ्लोरेंस बल्कि इटली का एकीकरण करने के लिए जो उसने अथक प्रयास किया, समझने की जो चेष्टा की, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, क्योंकि उस युग के कालखंड की जो अवस्था थी, या जो निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी, या जो ये निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी, उससे मैकियावेली प्रभावित होता है। तो निकोलो मैकियावेली को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? वो था निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना करना।
यूरोप के छोटे छोटे देश फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, लुई एकादश, लुई द्वादश और स्पेन के जो फर्डिनेंड शासक थे, उनके निरंकुश शक्तिशाली शासक व्यवस्था के कारण ये न केवल यूरोप के मानचित्र में बल्कि संपूर्ण विश्व के मानचित्र में जिस प्रकार शक्तिशाली देश बनकर के उभर रहे थे, मेकियावेली उससे प्रभावित होता है। कालांतर में अपने लेखन में, अपने दर्शन में या अपने चिंतन में इन बातों का उल्लेख करता है। तो मेकियावेली सर्वाधिक प्रभावित निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था से था। अब दूसरा जो बिंदु है मेकियावेली, एक तो था निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। मेकियावेली किन किन से प्रभावित था? एक निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना, तंत्रों की या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। इसमें हमने ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस उसके बारे में पढ़ा। दूसरा हमने अभी चर्चा की पुनर्जागरण। दूसरा बिंदु कौन सा था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मेकियावेली को यदि प्रोफेसर डनिंग व प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था ऐसा कहते हैं, तो एक राजनीतिक विश्लेषक मेकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु भी कहते हैं। मेकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु भी कहते हैं, क्योंकि मेकियावेली उस कालखंड का जो छापे खाने का आविष्कार हुआ था, या विज्ञान था, साहित्य था, या धर्म था, या राष्ट्रवाद था, ये जितने भी पुनर्जागरण के आयाम थे, इन सभी आयामों से मेकियावेली प्रभावित था। मेकियावेली इन सभी पुनर्जागरण के आयामों से प्रभावित। देखिए उस कालखंड में क्या था? उस कालखंड में धर्म और राजनीति एक स्थान पर थी। और 16वीं शताब्दी में वहां पर एक मार्टिन लूथर हुए। मार्टिन लूथर उन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन शुरू किया और उसी समय पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था धर्म को लेकर। मार्टिन लूथर का ऐसा मानना था धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, वो पृथक होना चाहिए, उस पर राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो पुनर्जागरण का आंदोलन वहां यूरोप के देशों में चल रहा था। तो उसी पुनर्जागरण के आंदोलन ने मेकियावेली को भी प्रभावित किया, क्योंकि छापे खाने का आविष्कार होने के कारण पुनर्जागरण की जितनी भी बातें अन्य देशों में होती थी, मेकियावेली प्रवास पर जाता था तो उसको पढ़ने को मिलता था। और तत्कालीन कालखंड में छापे खाने का जो आविष्कार हुआ तो साहित्य का प्रकाशन हुआ।
तो मैकियावेली ने उस साहित्य का अध्ययन किया। तो जो पुनर्जागरण आंदोलन चला था, उस पुनर्जागरण आंदोलन से मैकियावेली बहुत प्रभावित हुआ। अत्यधिक प्रभावित होने के कारण उसने यूरोप के दर्शन के बारे में पढ़ा। तो उससे इस प्रकार मैकियावेली के मन में भाव अंकुरित होने लगे। कालांतर में वही भाव लेखन के रूप में स्फुटित हुए। कालांतर में वही भाव लेखन के रूप में स्फुटित हुए। तो जो पुनर्जागरण आंदोलन चला था, उस पुनर्जागरण आंदोलन में राष्ट्रवाद भी महत्वपूर्ण आयाम था। राष्ट्रवाद जो था वह भी एक महत्वपूर्ण आयाम था। राष्ट्र के प्रति अनाम उत्सर्ग करने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा प्रयास। तो ऐसा प्रयास निकोलो मैकियावेली तत्कालीन यूरोप की 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन यूरोप में बहुत बड़े व्यापक रूप में हुआ था। उस पुनर्जागरण का प्रभाव यूरोप नहीं, संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। हां, मैकियावेली उसमें एक सजग प्रहरी के रूप में इटली के एकीकरण के लिए, इटली के पुनर्गठन के लिए, या इटली के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करते हुए एकता के सूत्र में पुरोने के लिए प्रयास करता है और अपने साहित्य में इसका उल्लेख करता है। कालांतर में जो दर्शन देता है, उस दर्शन में उसका उल्लेख करता है। तो उस उल्लेख के कारण हम इस प्रकार की बात मान सकते हैं कि मैकियावेली है वो धर्म और राष्ट्रवाद से बहुत अभिभूत था। धर्म के बारे में हम और थोड़ा व्यापक भी पढ़ेंगे, अगले ही बिंदु में इसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद की भावना के बारे में हम यहां चर्चा करें तो मैकियावेली अपने फ्लोरेंस गणराज्य को छोड़ करके जब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन या किसी यूरोप के देश में प्रवास करने जाता था तो वहां देखते थे कि वहां के लोगों में प्रखर राष्ट्र की भावना, और पुनः जब वो वापस फ्लोरेंस या इटली के किसी राज्य में जाकर के देखता था तो वहां लोगों के मन में अलगाव का भाव, और अलगाव भी इतना कि स्वायत्ता, इटली के जो छोटे छोटे 5 राज्य थे वो पृथकता, स्वायत्ता की मांग। कहां ब्रिटेन का एकीकरण और एकीकृत शासन, कालांतर में जाकर के वो उसका कभी सूर्य अस्त नहीं हो इस प्रकार का शासन काबिज करता है। छोटा सा ब्रिटेन, वो उत्तरी आयरलैंड हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, स्कॉटलैंड हो, फ्रांस, भारत तक आकर के फ्रांसीसी राज कर जाते हैं। तो ये जो राष्ट्र के प्रति अलगाववाद की जो भावना थी,
उससे मैकियावेली बहुत दुखी और आहत होता है कि फ्लोरेंस के नागरिक आपस में लड़ रहे हैं और फ्लोरेंस का शासक है और मिलान और वेनिस से या रोमन चर्च राज्य से लड़ रहा है। कहां ये इटली बिखराव की ओर और कहां ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन राष्ट्रवाद की ओर। तो उन यूरोपीय छोटे छोटे देशों का जो प्रखर राष्ट्रवाद था, उसका जो प्रखर राष्ट्रवाद था, वह प्रखर राष्ट्रवाद निकेलो मैकियावेली को प्रभावित करता है। फलतः निकेलो मैकियावेली को धर्म, राष्ट्रवाद, छापेखाने का आविष्कार, विज्ञान, साहित्य और दर्शन, इस प्रकार की जो चीजें हैं, संपूर्ण रूप से इन सभी चीजों का जो उस कालखंड में पुनर्जागरण हुआ था, उस पुनर्जागरण से मैकियावेली प्रभावित होता है। कालांतर में अपने साहित्य में मैकियावेली उसको देता है। फिर आता है धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति के बारे में देखिए, 16वीं शताब्दी में उस समय के जो शासक थे वो क्या करते थे, पोप से मिलकर, यानी कि धर्मगुरु से मिलकर के, चर्च से मिलकर के संपूर्ण शक्तियों का केंद्रीकरण एक स्थान पे कर लेते थे। फिर अपना कपटपूर्ण एक आचरण स्थापित करके, हम ही भगवान का रूप है, हम ही क्या भगवान का रूप है, इस प्रकार की बात तत्कालीन फ्लोरेंस के लोगों में या यूरोप के लोगों में भरी जा रही थी। वहां का राजा तथा पोप, यानी कि राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता एक स्थान पर ही केंद्रीकृत हो गई थी और वहां की भोली भाली जनता के मन के भाव को टटोलते हुए, अपने अनुकूल करते हुए भोग और विलास, अपन चर्चा कर रहे थे भोग और विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। उस भोग और विलासमय जीवन के कारण धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता एक स्थान पर केंद्रीकृत हो गई और हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर है। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। मैं ही भगवान हूं। इस प्रकार का संदेश लोगों में भरते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में अपन ने अभी चर्चा की थी, पुनर्जागरण का आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण के आंदोलन का प्रमुख कारण यही था कि धर्म और राजनीति एक स्थान पर केंद्रीकृत, एकीकृत हो चुकी थी। मैकियावेली ने, निकेलो मैकियावेली ने यूरोप की उस व्यवस्था का फ्लोरेंस
गणराज्य सहित संपूर्ण इटली की उस व्यवस्था का तह तक जाकर के अध्ययन किया और यूरोप के धर्म और नैतिकता, धर्म और राजनीति जो एक स्थान पर थी, उसको तह तक जाकर के, सतह तक जाकर के समझने की कोशिश की। मैकियावेली उससे बहुत प्रभावित हुआ। कालांतर में जब वो अपनी पुस्तक द प्रिंस लिखता है, उसमें सबका उल्लेख करता है, तो हम इस बात से सहमत हैं या हम इस बात को मान सकते हैं कि मैकियावेली को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक था धर्म और राजनीति। एक अंतिम आयाम और बच गया, वो है मानव स्वभाव संबंधी या मानव स्वभाव। तत्कालीन कालखंड का जो मानव का स्वभाव था, वो भ्रष्ट हो चुका था। वो चाहे पोप या चरम इसके चर्च के पदाधिकारी हो, चाहे शासक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे साधारण जनता हो, उत्कोच लेने में निसंकोच करते। भ्रष्टाचार में इतने आकंठ लिप्त हो चुके थे। उस लिप्तता के भाव के कारण मैकियावेली बड़ा आहत होता है। वो फ्लोरेंस गणराज्य हो, चाहे मिलान हो, चाहे वेनिस हो, वहां के मानव स्वभाव को देखें तो कृतज्ञ, चंचल, धूर्त, लंपट, क्रूर, बर्बर, छली, कपटी, वासनायुक्त जीवन जीने वाला, लोभी, लालची, कायर, डरपोक, भीरू। भीरू का तात्पर्य आप समझते होंगे, भीरू का तात्पर्य होता है धार्मिक दृष्टि से कमजोर। तो मैकियावेली मनुष्य को न ईश्वर के रूप में या नैतिक गुणों के रूप में उस समय नहीं देखता है। वो देखता है कि मनुष्य चालाक और खूंखार प्रवृत्ति का, मानव स्वभाव से नैतिक गुणों वाला नहीं है, न ही मानव स्वभाव से ईश्वरीय गुणों वाला है, बल्कि मनुष्य कैसा है? खूंखार और पशु वृत्ति का है। तो इटली के इस चाणक्य ने न केवल फ्लोरेंस बल्कि इटली के एकीकरण के लिए अपने पुस्तकों में अपनी प्रिंस, अपनी जो पुस्तक थी प्रिंस, उस प्रिंस पुस्तक के 18वें अध्याय में शासक को परामर्श दिया कि अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। क्योंकि मानव का स्वभाव इसी प्रकार का है, उसको शेर और लोमड़ी जैसा आचरण करना चाहिए। कानून का ही अवहेलना करने वालों को कठोर दंड देना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। तो मैकियावेली तत्कालीन कालखंड के मानव स्वभाव से बहुत प्रभावित था। वो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से बहुत स्वार्थी प्राणी है। वो इतना स्वार्थी है, व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है,
संपत्ति हरणकर्ता को नहीं, फलतः अच्छे शासक को हत्या या आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन लूटपाट नहीं। इटली के इस चाणक्य के शब्दों को आप समझने की कोशिश कीजिए। इन शब्दों के भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति हरणकर्ता को नहीं। फलतः अच्छे शासक को हत्या या आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन लूटपाट। क्योंकि मैकियावेली इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि मनुष्य स्वभाव से बहुत क्रूर और लंपट है। अपनी क्रूरता, लंपटता और लालच के कारण वो पशुवृत्ति है। आवश्यकता के अनुरूप वो वीरता का आचरण शेर की तरह करता है, दहाड़ता है। तो आवश्यकता पड़ने पर वो भेड़िए से बचने के लिए लोमड़ी जैसा चालाकी का भी आचरण करता है। एक जगह ऐसे पढ़ने को मिला कि मनुष्य इतना स्वार्थी प्राणी होता है, जब अपनी मां के कोख में बच्चा होता है तो अपनी मां की आंतों को चबा जाता है, यदि उसके दांत होता। मां को तो मीठा मीठा दर्द होगा, लेकिन प्रकृति ने कुछ इस प्रकार की रचना की, दांत दिए नहीं। उसकी कुलालच प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, उसकी हिंसकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी पशुवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति ने कुछ व्यवस्था इसी प्रकार की बनाई। वरना मनुष्य क्रूर, लोभी, लालची, लंपट, ये मैकियावेली ने कहां से देखा? उस समय जब वो फ्लोरेंस गणराज्य के पब्लिक के मध्य जाता था, जनता के मध्य जाता था, तो देखता था जनता बहुत स्वार्थी, लोभी, लालची, क्रूर। प्रत्येक व्यक्ति पर कच्चे धागे से बंधी नंगी तलवार लटकती रहती थी। कच्चा धागा है, निश्चित रूप से टूटेगा। नंगी तलवार है तो जिसकी गर्दन पे है वो कटेगी। परस्पर अघोषित युद्ध का परिवेश जैसी होब्स कल्पना करता है। होब्स मानव स्वभाव की जैसी कल्पना करता है, ठीक उसी प्रकार की कल्पना यहां मैकियावेली के चिंतन में भी मिलती है। वो देखता है केवल फ्लोरेंस में भी नहीं, मिलान हो, नेपल्स हो, रोमन चर्च राज्य हो, वेनिस हो, वहां शासक आपस में संघर्ष कर रहे हैं, जनता आपस में संघर्ष कर रही है। उसके ठीक विपरीत उसने यूरोप के छोटे छोटे देश, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, वहां जाकर के देखा तो वहां शासक का भय इस प्रकार है, जैसे काला नाग होता है ना, कोबरा, फन घुमा करके जैसे चलता है, किसी को काटता नहीं है जब तक उसकी खुद की जान खतरे में नहीं पड़े, नहीं काटेगा। लेकिन जैसे वो फन निकालता है, सारे जैसे सांप सूंघ गया, यानी कि वहां से भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शासक का भययुक्त आचरण होना चाहिए, लेकिन घृणा नहीं होनी चाहिए। ऐसे निरंकुश प्रशासक की कल्पना, हालांकि वो तो देखता है, अनुभव करता है
कि मानव के स्वभाव को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, उसको समझने की चेष्टा करता है। वो इस बात को भली तरह से जानता था कि फ्लोरेंस गणराज्य सहित संपूर्ण इटली के लोगों का वो केवल पोप और चर्च के पदाधिकारी नहीं या केवल शासक ही नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारी हो, साधारण जनता हो, सभी का स्वभाव इसी प्रकार है। भ्रष्टाचार, आकुंठ, यहां तक भ्रष्टाचार, उत्कोच लेने में कोई संकोच नहीं। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो भ्रष्टाचार भारत में भी बहुत है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप, ठीक इसी प्रकार का परिदृश्य सनेरो तत्कालीन कालखंड के फ्लोरेंस नगर का था। फ्लोरेंस गणराज्य के अलावा संपूर्ण जो इटली गणराज्य था, उस इटली के गणराज्य का था। तो मैकियावेली इस कारक से बहुत प्रभावित होता है। तो आज हमने जो चर्चा की है, विचार विमर्श किया है, पहले तो मैकियावेली के जीवन परिचय, उसके बाद में वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी, अपने युग का शिशु, पुनर्जागरण का शिशु, किन किन आयामों से प्रभावित होता है। निरंकुश राजतंत्र, धर्म और राजनीति, पुनर्जागरण, मानव का स्वभाव, वो 23 बार जब यूरोप के देशों में प्रवास पर जाता है, तो उस प्रवास के दरमियान वो जो देखता है, हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, लुई एकादश, लुई द्वादश और फर्डिनेंड सहित शासकों का जो निरंकुश शासन था, उस निरंकुश शासन के कारण किस प्रकार उनका साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में फलीभूत होता है, आगे बढ़ता है। मैकियावेली के मन में एक टीस थी, एक कसक थी कि मैं फ्लोरेंस गणराज्य सहित संपूर्ण इटली का एकीकरण करूं, और उसने इटली के एकीकरण के लिए जिन चीजों को सीखता है, जिन कारकों से प्रभावित होता है, उन सभी कारकों को वह कालांतर में आगे भी देता है, आगे देता है और उसको समझने की जो चेष्टा करता है। तो उसके साहित्य में जो चीजें आती है, उसके बारे में हम कल जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। आज मैकियावेली का जीवन परिचय और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने चर्चा की।